तो आज हम लोग कन्वेक्शन शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग हीट ट्रांसफर में तीसरा लेक्चर जो है उसमें आज हम लोग कन्वेक्शन शुरू कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर में जो पहले दो लेक्चर थे उसमें मैंने कंडक्शन के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ वापस से आप लोगों को। हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? हीट का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। हीट का एक जगह से दूसरे जगह तक जाने को क्या बोलते हैं? हीट ट्रांसफर। इसके बहुत सारे मोड्स हैं। मोड्स मतलब तरीके हैं। और पहला तरीका जो है उसका नाम क्या है? कंडक्शन, जो कि ज्यादातर मात्रा में किसमें होता है? सॉलिड्स में। प्रीडोमिनेंटली इन सॉलिड्स। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है ज्यादातर मात्रा में। और इसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है? मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मान लीजिए इस मार्कर को मुझे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है, यहां से एकदम सामने तक। तो हम पहले बेंच पे जो बैठा है उसको देंगे, वो दूसरे को देगा, वो तीसरे को देगा, चौथे को पहुंच जाएगा। इस प्रोसेस में क्या हुआ? एक एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, लेकिन मॉलिक्यूल अपने प्लेस से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस नहीं किया। देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक को मिला, वो दूसरे को दिया, एंड सो ऑन, अगले तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेटल का रॉड और मैं इसको हीट करूं, तो जो पहला मॉलिक्यूल उसको हीट मिलेगा। हीट मिलने से वो वाइब्रेट करेगा। जैसे ही किसी मॉलिक्यूल को हीट मिलता है ना, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। अब सोच के देखिए, आपको मैं 100 रुपया दे दूं, अभी क्या करोगे? तुरंत जाएगा समोसा खा लो, है ना? एनर्जी मिल जाएगा, रैंडमनेस बढ़ जाता है हीट मिलने से। अगर मैं उसको 1 करोड़ दे देता हूं, बहुत बेचैनी होने लगेगा। काका खरीदे 1 करोड़ में, कौन सा वाला कार खरीदे, नेट पे तुरंत सर्च करने लगेगा। कौन सा वाला, हाँ जगुआर खरीदे, जगुआर 1 करोड़ मिलेगा रे? हाँ मिल जाता। 90 लाख का, ठीक है। और उसको मन है वही खरीदने का। चंदन सर बोले हैं तो मतलब एनर्जी देने से स्टेबिलिटी घट जाता है। तो क्या होगा? जैसे एनर्जी देंगे, पहला मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, वो वाइब्रेशन किससे टकराएगा? दूसरे से। दूसरा वाइब्रेट करने लगेगा, वो किससे टकराएगा? तीसरे से। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है। मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अपने से डिस्प्लेस नहीं करते। लेकिन ये तो तभी हो सकता है ना जब ये सॉलिड्स और मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास हो, तभी मॉलिक्यूलर कॉलिजन हो सकता है। मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो ये अपने स्टेट पे वाइब्रेट कर देगा, दूसरा यहाँ वाइब्रेशन पहुंच पाएगा। ये वाइब्रेट करेगा तो क्या इससे टकरा पाएगा? दूर दूर होंगे तो लिक्विड्स में तो दूर दूर होते हैं। तो दूसरा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है उसका नाम क्या है? कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड्स और गैसेस में होता है। कन्वेक्शन किसमें होता है? इन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस में जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। जैसे लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? अगर इस मार्कर को आप हीट का एनालॉगस समझे उसके जैसा, और मुझे इस हीट को यहां से कृष्णा तक पहुंचाना हो, हम क्या करेंगे? पहले को देंगे, ये जाकर के वहां तक पहुंचा देंगे। मॉलिक्यूल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ हीट को पहुंचाने में, ठीक है? बीच के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं किए, बाद में भले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। मॉलिक्यूल एक जगह से उठा और वो मॉलिक्यूल जाके हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। तीसरा क्या होता है? रेडिएशन। और रेडिएशन में क्या होता है? किसी भी मीडियम में हो सकता है, इन एनी मीडियम। मीडियम का जरूरत ही नहीं होता है। इन एनी मीडियम, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैं इस मार्कर को यहां से फेंकूं और डायरेक्ट कृष्णा तक पहुंच जाए, तो कोई पार्टिकल तुम लोग बीच में बैठे हुए रहो या ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीट क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच गया बिना किसी मीडियम पार्टिकल के रिक्वायरमेंट। इस मोड को बोलते हैं रेडिएशन। तीनों मोड को अलग अलग फिजिसिस्ट लोगों ने स्टडी किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 6th ईयर का।
कंडक्शन को जिसने स्टडी किया था उसका नाम था फूरियर। और कंडक्शन में जो लॉ हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूरियर्स लॉ। कन्वेक्शन को जिसने स्टडी किया था उसका नाम था न्यूटन। और कन्वेक्शन में इस बात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो यही फर्क है। जिसका आज पहला क्लास होगा वो सब चीज पहली बार सुन रहा होगा। जो एक बार ये बात सुन चुका होगा उसको लगेगा हाँ ये चीज तो पहले भी सुने हैं। रेडिएशन को जिसने स्टडी किया था उसका नाम था स्टीफन। एक साइंटिस्ट ने और स्टडी किया था, इसलिए इसको स्टीफेंस लॉ में इसमें स्टीफेंस लॉ पढ़ते हैं, या हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी पढ़ते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी पढ़ते हैं। इसमें इसके बारे में एक और साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, उसका नाम था वेन। तो यहाँ पे हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ते हैं। और रेडिएशन में जो कुछ बात पढ़नी है ना, ये आपके केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी है। तो वो सारा बात भी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। कई बार केमिस्ट्री वाले फैकल्टीज वो नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ चर्चा करूंगा। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना बात पढ़ना है, मैक्सिमम बात फिजिक्स में पढ़ना है कहीं ना कहीं। ये तो बात रेडिएशन वाला बात तो यहीं पढ़ना है। बाकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में, मैं ही पढ़ाऊंगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर है उसके ऊपर, जो आप पढ़ते हो ना, डुअल नेचर ऑफ वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है एनसीईआरटी का। फिर जो आप एटम्स के बारे में अलग अलग मॉडल्स पढ़ते हो, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर है। फिर एक न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर बनता है, इसका बहुत सा डिटेल वर्जन जो केमिस्ट्री में है वो फिजिक्स में भी पढ़ना है। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भले 11th में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन 12th में जाके बच्चों को आसान लगने लगता है, उससे सवाल बनते हैं बहुत सारे। तो आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन आप लोग देखें, कन्वेक्शन का अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल पढ़ना हो तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का गर्म होना। ये किसका एग्जांपल है? कन्वेक्शन का। क्या होता है इसमें देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी रखा हुआ है जिसको हम लोग बॉयल कर रहे हैं, ये वाटर। और मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में कर रहे हैं, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग के पास बंसन बर्नर होता है इस तरह का। जैसे इस बंसन बर्नर से हम लोग हीट करेंगे, कुछ लोग उसको बुनसन बर्नर भी कहते हैं, जो आप कहना चाहें, प्रोनाउंस करना चाहें। बुनसन बर्नर से हीट करेंगे, इसको हम लोग बुनसन बर्नर से हीट करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला मॉलिक्यूल है उसको हीट मिलेगा, और जैसे इसको हीट मिलेगा वो गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। गर्म चीज हल्का होता है। लाइटर ऑब्जेक्ट, मतलब जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो लाइटर होता है। पूछोगे काहे? कुछ इसको हीट देते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम, मास उतना ही रहता है। हीट करने से मास बढ़ सकता है क्या? अगर ऐसा होता तो 1 किलो सोना लाते, गर्म करते 2 किलो का हो जाता। 50,000 का सोना 1 लाख में बेचते, फायदा का जॉब। काहे पढ़ाई लिखाई करते? नहीं सत्यम, 1 किलो सोना लाते, गर्म करके थोड़ा 2 किलो, 1.5 किलो हो जाए, 10 ही ग्राम बढ़े भाई, है ना? तो भी प्रॉफिट। 10 ग्राम सोना भी 50,000 में मिलता है। 10 ग्राम सोना 50,000 में मिलता है। तो गर्म करने में कितना ही हीट लगता, 50,000 कमा लेते एक दिन का। महीना का सैलरी 1.5 करोड़ रुपया, बहुत फायदा। तो मास नहीं चेंज होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया, डेंसिटी घट गया इसलिए वो चीज हल्का हो गया। अच्छा बताओ, 1 किलो रुई ज्यादा भारी होता है कि 1 किलो लोहा? सत्यम सोच रहा है लोहा। लेकिन लोहा को उठाने में भारी लगता है कि नहीं लगता? रुई को नहीं लगता। ये डेंसिटी का, दोनों बराबर है, मास बराबर है, भारी दोनों बराबर है, लेकिन रुई को उठाना आसान होता है। क्यों? डेंसिटी कम है। अगर हवा चलेगा तो कौन उड़ेगा? रुई। उसी तरह
ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका डेंसिटी बाकी कंपैरिजन में कम होगा, और जैसे ये गर्म होगा तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ लाइटनेस इसका डेंसिटी घट गया, वो पीछे खिड़की बंद कर दो, इसलिए क्या होगा, ऊपर राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा, और ऊपर का जो ठंडा मॉलिक्यूल होगा वो भारी होगा, वो नीचे आएगा, या बगल का भी ठंडा मॉलिक्यूल नीचे आ सकता है, फिर गर्म होगा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, एंड सो ऑन। अब देखिए यहां हो क्या रहा है, हीट कैसे प्रोपेगेट हो रहा है, इस पहले मॉलिक्यूल को हीट मिला और हीट को यहां से यहां तक जाना है, ये मॉलिक्यूल खुद चला और चल के हीट को यहां पहुंचाया। आपको ये बात एनालॉगस लग रहा है कि इसको मार्कर दिए थे, ये खुद चल के वहां जाके पहुंचाई थी, सेम चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मॉलिक्यूल का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है हीट के ट्रांसफर में, इस मोड को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो हम लोग डेफिनेशन लिखने आ रहे हैं कन्वेक्शन का। और ये जो ऐसे सर्कुलेशन होता है ना कि लाइटर चीज ऊपर जाता है और हेवियर चीज नीचे आता है, कोल्ड चीज, इस बात को कन्वेक्शन करंट कहते हैं, कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, लाइटर मॉलिक्यूल्स, लाइटर मतलब वो लाइटर मत समझना, अंग्रेजी में लाइट वर्ड का मतलब होता है हल्का, तो लाइटर मॉलिक्यूल्स goes up and cooler molecules जो कि डेंसर है goes down। और यहां जो लाइटर लिखे हैं इसका मतलब ये हॉट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। ये बहुत जगह होता है, अर्थ के क्रस्ट में भी कन्वेक्शन करंट होता है, अर्थ के क्रस्ट में मोल्टेन मेटल्स है, तो जो बहुत ज्यादा गर्म होता है वो ऊपर जाता है, जो कोर के पास है ना, अर्थ का क्रस्ट अगर आप देखेंगे, क्रस्ट सॉरी बोलते हैं, अर्थ का इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर, क्रस्ट नहीं इंटीरियर, तो अर्थ के इंटीरियर में इसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर, ये जो छोटा वाला एरिया है इसको बोलते हैं कोर, उसका बोलते हैं मेंटल, ये वाला एरिया क्या बोलते हैं, मेंटल। तो यहाँ पे मोल्टन मेटल्स होते हैं, ये ना ऊपर राइज करेगा क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा गर्म होता है इसलिए ऊपर राइज करता है, और यहाँ का मॉलिक्यूल्स नीचे आता है, इसको बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। क्या बोलते हैं, डायनेमो इफेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो इसी की वजह से है। डायनेमो इफेक्ट क्या है, कन्वेक्शन करंट ऑफ मोल्टेन मेटल, कन्वेक्शन करंट ऑफ मोल्टेन मेटल। और कुछ लोग कहते हैं कि इसी के वजह से अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो क्लास 12 में एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे हम लोग लिखेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम है, तो वहां मैं आपको कहूंगा कि अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने का या रीजन का एक तरीका ये भी है, कुछ लोग कहते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं पता चला है आज तक, कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म जो होता है वो अर्थ में जो मोल्टेन मेटल्स प्रेजेंट है उसके कन्वेक्शन करंट के वजह से है, जिसको हम लोग डायनेमो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अभी बस याद रखिए कि लाइटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है और जो कूलर मॉलिक्यूल होता है बिकॉज ऑफ बीइंग डेंसर वो नीचे आता है, इस तरह से कन्वेक्शन होता है। हम लोग कन्वेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, कन्वेक्शन, लिखिए चलिए मेरे साथ अब आप लोग, तो आप चाहे तो यही डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद बाकी बात लिख सकते हो। कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, is the mode of heat transfer in which the molecules actually displace from their position to transfer heat, हीट को ट्रांसफर करने के लिए मॉलिक्यूल्स एक्चुअली डिस्प्लेस करते हैं अपने पोजीशन से, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल और हैं, तो पहले आप लोग ये पूरा लिखिए, फिर हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए, सो कन्वेक्शन का एक बहुत फेमस एग्जांपल है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब यहां
ये ब्रिज नहीं है, ब्रिज है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। ब्रिज को हिंदी में बोलते हैं समीर। कोई इसमें हिंदी माध्यम का बच्चा है? एक अजीत, शिवम भी हिंदी माध्यम से है, तो ब्रिज को समीर, तुम भी? वाह। ब्रिज को हिंदी में क्या बोलते हैं? समीर। ठंडी हवा का झोंका, ठंडा लिखना भूल गया, ठंडी हवा का झोंका, ठीक है। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। अब देखिए कहानी सुनिए जरा, सैंड की और वाटर की। सैंड का कहानी सुनिए और वाटर कहानी सुनिए। सैंड जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है, इसलिए राजस्थान वाले बड़ी टेंशन में है। सुबह में बहुत गर्मी लगता है और रात में बहुत ठंडा लगता है, कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है। गर्मी के दिन में भी ठंडा लगता है वहां बहुत ज्यादा, क्योंकि जो जमीन है बहुत ठंडा होता है। तो कभी कभी आप थार वगैरह घूमने जाएंगे तो शाम के समय ना इतना जल्दी ठंडा हो जाता है कि आपको मन करेगा एसी इस पे लेट जाए। गर्मी के दिन में खास करके जाओगे तो एकदम कोई एसी का जरूरत नहीं, एकदम बहुत मजा आएगा, ठंडा ठंडा एकदम, है ना। थार कभी घूमने जाइए, या एक जगह है सहारा घूमने जाओगे, अच्छी बात है, वो सहारा घूमने जाएगा। नहीं हम तो इंडिया, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, गुजरात में बड़ी अच्छा जगह है, जाइए कभी, तो वहां पे आप बालू पे पूरा लेट सकते हैं, एकदम आराम से, ठंडा ठंडा फीलिंग है शाम में। और सुबह में कि कौन सा मरुस्थल में आ गए हैं, है ना, एकदम खतरनाक फीलिंग आएगा। तो सैंड की ये कहानी है। पानी की कहानी क्या है? पानी ना जल्दी गर्म होता है ना ठंडा होता है। इस बात को अगर फील करना हो तो सोचो, इमेजिन करो, भी ठंड का समय है, अभी ठंड तो खैर जाने लगा थोड़ा थोड़ा, ठंड का समय है। ठंड के समय में आपको सुबह सुबह क्लास रख दिया जाए और उस दिन लाइट ना हो, जब आपको निकलने के 10 मिनट पहले लाइट आए, आप 10 मिनट पूरा पानी को गर्म कर लीजिए, पानी लेके फिर डालोगे तो भी ठंडा ही रहेगा। फील किए हो ये? बहुत टाइम लगता है पानी को गर्म करने में, एक बकेट पानी गर्म करने में बहुत अच्छा खासा समय लगता है। और अगर एक बकेट पानी अच्छे से गर्म हो गया तो फिर उसको 15-20 मिनट रख दो बाथरूम में, जल्दी ठंडा नहीं होगा, वो गर्म रहेगा, तब तक आप आराम से नहा लोगे, 20 मिनट बाद भी नहा सकते हो। तो पानी ना ही जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। इसका मूल रीजन ये है, एक प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वही ये डिटरमिन करता है कि कौन जल्दी गर्म होता है, कौन जल्दी ठंडा होता है। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉइल या फिर सैंड। और क्योंकि हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की बात कर रहे हैं तो वो सॉइल सैंड से ज्यादा रिलेटेड है, बालू का तो और कम होता है। अब देखिए क्या होता है सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम में, बीच पे आप लोग गए हैं कभी घूमने? गोवा वाले बीच पे जिंदगी में कहीं जाना हो घूमने और लिख करके गोवा जाना, जो आप लोग के माइंड में इमेजिन होगा ना गोवा का छवि, सब धूमिल हो जाएगा। हम गए थे पिछले साल, गए तो हमसे बाप रे बाप, जिंदगी भर इसी के लिए हम सोच रहे थे कि गोवा जाना है, गोवा जाना है। कुछ नहीं है, बीचेस है, समुद्र के किनारे, अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह, जाना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जाना चाहिए उनको जो दारू पीते हो, उनके लिए बहुत सस्ता मिलता है ना। अब हम लोग बेचारे टीचर ठहरे, साथ में सलमान सर, नहीं पी सकते, जाके बहुत नुकसान हो गया। 60 रुपए में बॉटल मिल रहा था दारू पानी का भी रेट वही था यार, 60 रुपए, सही बोल रहा है ना। तो वहां जाके उन लोगों को बहुत फायदा होता है, जाके एकदम बाटली भर भर के पीना है। एक सनी देओल का मूवी आया था, उसमें वो बकेट में पीता था, तो वहां जाके चाहो तो बकेट में पी सकते हो। हम लोग के लिए नुकसान हो गया था। तो बीच पे जब आप जाएंगे तो बीच पे टहलने का पर्याप्त, मतलब जो सही समय होता है वो कब होता है? सुबह लोग सनराइज देखने आते हैं और या फिर सनसेट देखने आते हैं। जैसे 10 बजता है, 11 बजता है, फिर बीच पे जाओ, इतना लगेगा कि यही देखने गोवा आए थे। हे भगवान,
मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बीच पे कभी दोपहर में लोग नहीं जाते, दोपहर में कुछ नहीं लगता है, खाली समुद्र लगता है। पैर जलने लगता है सर। हाँ, पैर जलने लगता है, लेकिन हालांकि समुद्र देखना भी एक बहुत अच्छा लगता है, नज़ारा बहुत अच्छा होता है। अरेबियन सी पूरा दिखता है, पूरा सी ही दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उतना मजा नहीं आता। सुबह और शाम में बहुत मजा आता है, तो इसलिए लोग सुबह शाम में ज्यादा बैठते हैं। सुबह के टाइम क्या होता है, मॉर्निंग में जैसे ही धूप उगा तो बालू तुरंत मतलब गर्म हो जाता है। 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास जैसे सूरज का रोशनी पड़ा, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो जो सैंड है वो क्या हो गया, गर्म हो गया। तो मैं ऐसी स्थिति बता रहा हूं आपको कि ये देखिए क्या, कौन सा एरिया है, लैंड का एरिया, और इधर में क्या है, सी है। थोड़ा सा नीचे दिखाता हूं, ये समुद्र है, ये सी का एरिया। अब इसके ऊपर क्या है, सैंड है, और सैंड क्या हो जाएगा, तुरंत गर्म हो जाएगा। तो यहां का जो एयर है ना, ये वाला एयर, ये क्या करेगा, ऊपर राइज करेगा। अभी मैंने बताया था आपको, जो गर्म चीज होता है वो ऊपर राइज करता है, तो ये वाला एयर कहां राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा। हॉट एयर राइजेस अप, ठीक है। अब ये जो पानी है ये क्या रहेगा, ये वाटर है, ये क्या रहेगा, अभी कूल ही रहेगा। पानी जल्दी गर्म नहीं होता, तो तुरंत वो गर्म नहीं होगा। इसके ऊपर का जो एयर होगा वो क्या रहेगा, कूल रहेगा। और सोचिए, देखिए यहां पे एयर है, लेकिन यहां पे क्या क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम, कोई नहीं एयर, तो यहां प्रेशर जीरो। यहां प्रेशर क्या होगा, बहुत कम, बहुत लो प्रेशर। यहां पे प्रेशर क्या है, लो है, और यहां पे प्रेशर क्या है, हाई। ये हैवी चीज है, कूल चीज हैवी होता है, प्रेशर ज्यादा है। फिजिक्स में ये नियम है, और ये जिंदगी का भी वसूल है। कोई भी चीज हाई से लो की तरफ ही फ्लो करता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही फ्लो करता है। नॉलेज यहां से वही फ्लो कर सकता है। अगर आप मान लेंगे कि सामने वाला मास्टर को कुछ नहीं आता है, तो उसको कुछ आता भी हो तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप मान के चुके कि आपको ज्यादा आता है मास्टर को, तो ये नॉलेज फ्लो नहीं करेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो सामने बैठा है, सामने पढ़ा रहा है, वो आपसे ज्यादा जानता है, तभी नॉलेज फ्लो कर सकता है, नहीं तो किसी कीमत पे फ्लो नहीं करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना। तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगा, इधर से इधर फ्लो करेगा। तो देखिए ये जो ठंडी हवा का झोंका है, ये सी से चला और एक पुल बनाते हुए लैंड तक जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। क्योंकि ये सी से चला, इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रिज। क्या इस डायग्राम से पूरा बात क्लियर हो गया? yes. तो लिखवाने का जरूरत तो है नहीं। क्या लिखने का मतलब हो तो आप वीडियो देख के लिख लीजिएगा, पॉज कर करके। मैं स्टेटमेंट पूरा बोल रहा हूं एक बार में। ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम द एयर ओवर वाटर रिमेन्स कूल बिकॉज वाटर डज नॉट गेट्स हीटेड इजीली। फुल स्टॉप। ऑन द अदर हैंड the air over sand rises up because of being hot and because of sand being hotter easily. ठीक है, full stop. The cool air from sea rushes, R-U-S-H-E-S, रस का मतलब होता है दौड़ना, rushes towards the vacuum created by hot rising air above the sand. This breeze flowing from cool air to low pressure sandy area is called sea breeze. Is called sea breeze. अब जैसे जैसे 10 बजा 11 बजा तो पानी देर लगता है गर्म होने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गर्म ही नहीं होता, कुछ देर बाद तो हो जाएगा। तो 11 बजे तक पानी भी गर्म हो गया। अब इसके ऊपर का भी हवा गर्म, इसके ऊपर का भी, दोनों हवा ऊपर राइज करेगा। एक बात तो होगा क्या, सुबह सुबह तो पूरा ठंडा हवा इधर से चला था और ये इसका मॉइस्चर भी लेके आया था। ये इसका गर्म होने से वो हवा जल्दी राइज कर गया, मॉइस्चर कमी राइज करता है, तो पूरा चिपचिपा फील होगा यहाँ पे। इसलिए समुद्र के आसपास के एरिया में बहुत चिपचिपा फील होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। आप मद्रास चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, हमेशा आपको ह्यूमिड कंडीशन मिलेगा, चिपचिपा मिलेगा। वाटर कंटेंट क्या होता है,
एयर में ज्यादा होता है। अब शाम के समय तक क्या होगा, तो दोपहर में दोनों कोई ब्रीज नहीं फ्लो करता, दोपहर तक दोनों गर्म हो गया। फिर शाम में जैसे ही सूरज ढलना शुरू करता है, डूबता हुआ सूरज देखने में बहुत अच्छा लगता है, उगता हुआ भी डूबता हुआ भी। तो जैसे वो डूबना शुरू करता है इवनिंग टाइम में, तो इवनिंग में क्या होता है, जो पानी है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो पानी क्या है अब हॉट है, हॉट वाटर। तो इसके ऊपर का जो एयर होगा वो भी क्या होगा, हॉट होगा, और ये एयर कहां राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा। जबकि यहां जो लैंड है, ये लैंड क्या हो चुका है, सैंड कूल हो चुका है, ठंडा हो चुका है। मतलब यहां का जो एयर है वो क्या है, कूल एयर है। अब यहां पे एयर तो ऊपर राइज किया था, तो ये लो प्रेशर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, तो इस बार एयर कहां से कहां फ्लो करेगा, लैंड से सी की तरफ, क्योंकि ये लैंड से ब्रिज बनना शुरू होता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। जेईई मेंस में इस बात की पूछने की संभावना मिनिमम, नीट में पूछने की संभावना है, इस बात को याद रखिएगा कि कब कौन सा ब्रिज फॉर्म होता है, स्कूल में पूछने की संभावना है। तो ये एग्जांपल समझिए कन्वेक्शन का, पहला लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। दूसरा एग्जांपल समझिए, पहला एग्जांपल एक बॉइलिंग वाटर भी हम लोग देखे थे। एसी जो होता है वो हम लोग कहां लगाते हैं, कहां लगाते हैं, मतलब पैर के पास कि थोड़ा ऊपर हाइट पे, ऊपर हाइट पे। तो एसीज आर फिटेड, एसीज याद से बोलते हैं एयर कंडीशनर, तो एसीज तो लिख दिए, एसीज आर फिटेड नियर सीलिंग, नियर सीलिंग। क्यों, एसी से कौन सा हवा निकलता है, ठंडा, गर्म हवा निकलता है, गर्म बाहर जाता है, और बाहर मतलब रूम में कौन सा, बाहर से ठंडा हवा नहीं आता है, यही के एयर को वो कूल करता है, ठीक है। तो उससे ठंडा हवा निकलता है। ठंडा हवा क्या होगा, ठंडा हवा भारी होगी गर्म होगा, तो भारी चीज अपने आप नीचे जाएगा, तो ऊपर में एसी रखोगे तो अपने आप वो नीचे आएगा, इसलिए नीचे जो हम लोग बैठे हुए हैं ठंडा फील होगा। तो अगर मैं इसको डायग्राम में समझाऊं, तो ये देखिए मान लीजिए वॉल है, और यहां पे आपने क्या लगा के रखा है, एसी। तो इससे जो हवा निकलेगा वो कौन सा हवा होगा, कूलर एयर goes down and cools room। अब मान लो कोई बेवकूफ आदमी हो, एसी खरीद के लाए और उसको फ्लोर के पास लगा दे, क्या होगा, ठंडा हवा निकला और वो नीचे ही रहेगा, ठंडा हवा ऊपर तो राइज करेगा नहीं, क्योंकि वो कूल एयर जो होता है वो क्या होता है, डेंसर होता है, हैवी होता है, तो ये ऊपर तो राइज करेगा नहीं, नीचे ही फ्लोर के पास रहेगा, तो उसको पैर में तो ठंडा लगेगा, पूरा माथा से पसीना पूरा ऊपर गंगा, बाप रे बाप एसी इफेक्टिव नहीं है। और जो नीचे फ्लोर वाला आदमी होगा, आज छत से बड़ा ठंडा ठंडा फीलिंग आ रहा है, पंखा चलाएगा उससे भी ठंडा ठंडा उसको हवा फील होगा, बिजली का बिल वो मूर्ख आदमी भरेगा और मजा से नीचे वाला सोएगा, है ना। ठंड के दिन में क्या होता है, हम लोग रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स पढ़ के ना दुनिया देखने का मजा अलग होता है ना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग जब वो चीज देखते हैं और जो बाकी लोग देखता है उनका नजरिया अलग होता है। अब सोचिए एसी तो सब लोग देखता होगा, फिजिक्स वाला एसी से कैसे देखता है, ठंडा हवा निकल रहा है, डेंसर होगा, नीचे जा रहा है, ठंडा के दिन में बहुत ठंडा लग रहा है ना। घर में दादी है, तो दादी को हम लोग, दादी को ठंडा न लगे हीटर लगा के दे देते हैं। इन जनरल आजकल यही होता है, जो बूढ़े लोग हैं उनको एरिया आता है कि हड्डी में ज्यादा ठंडा फील होता है। जो लोग जितना बूढ़ा होता जाएगा वो हमेशा कहेगा कि इस बार जो ठंडा पड़ा है वो पिछले बार से ज्यादा पड़ा है। ऐसा होता नहीं है रियली में, वो उनको फील होता है, क्योंकि हड्डी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लोग इन जनरल लोग उनको हीटर लगा के देते हैं। हीटर क्या करता है, अच्छा हीटर कहाँ लगाते हो, नीचे पैर के पास। रूम हीटर्स आर फिटेड
आर फिटेड नियर फ्लो। ये देखिए वॉल है और ये फ्लोर है, तो हम लोग यहां पे लगा देते हैं इस तरह से हीटर। ठीक है, ये क्या है? रूम हीटर है। इससे गर्म हवा निकलेगा और ये ऊपर जाएगा, हॉट एयर। ये क्या होता है? लाइटर होता है। तो पूरा रूम क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अब मान लो कोई मूर्ख आदमी हीटर खरीद लिया, ये तो हो ही सकता ना। मूर्ख आदमी पैसा तो कमा ही सकता, पैसा कमाने के लिए नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको पता है ना, नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है आपके पैसा का। हो सकता है कोई बिल्कुल पढ़ा हुआ आदमी ना हो, लेकिन आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। लेकिन जो सोच होता है ना, वो आपको नॉलेज देता है। आपके सोचने का तरीका नॉलेज से होता है, पैसे से नहीं। इसलिए नॉलेज और पैसा को कभी कंपेयर नहीं किया जाता। खैर, तो मान लो एक मूर्ख आदमी हीटर खरीद लिया, 2-3-4 हजार में मिल ही जाएगा, और सोचे कि कहां हीटर को नीचे रखेंगे, बार बार टांग देते हैं। ठीक है, तो एक काटी मारा, टांग दिया होगा, क्या होगा? गर्म हवा निकला, और गर्म हवा ऊपर सीलिंग को गर्म करेगा, ईंटों को करिया के ठंडा में मरेगा। ऊपर वाला जो है आज तो ठंडा कर, मजा आ रहा है, बिजली का बिल वो भरेगा और मजा कोई और लेगा। यही पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आज जब तुम घर जाओगे और अपना रूम हीटर देखोगे तो क्या कहेगा? यही गर्म हवा निकल रहा है ना, लाइटर है, कन्वेक्शन से हीट प्रोपेगेट करवा रहा है। फिजिक्स में हर चीज ऐसे ही मजा है। सुबह सुबह कभी सोचो फिजिक्स वाला आदमी डीओ लगा दे, क्या सोचता है? कूल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। जो डीओ होता है किस पे काम करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल। ऐसा मजा लेता है फिजिक्स वाला। नल खोले कभी देखे हो? तो कभी हम लोग जब हाथ धोने के लिए नल खोलते हैं, तो फिजिक्स वाले लोग कैसे खोलते हैं? पहले धीरे धीरे खोलेंगे नल, जान करके। एक ही साथ जाकर नहीं खोलेंगे। नॉर्मल आदमी गया, नल खोला, हाथ धोया, काम हो गया। फिजिक्स वाला कैसे खोलेगा? गया, नल खोला, धीरे धीरे, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, उसको बोलते हैं हम लोग लैमिनार फ्लो। अभी कम समझ में आ रहा होगा, फ्लूइड पढ़ेंगे तो वहां इस बात को वापस से रिपीट करके वाला जोक फिर से मारेंगे, है ना? तब ज्यादा हंसना, अभी हंसने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरी कुछ बातें हाँ समझने के लिए कुछ दिन का वक्त लगेगा। हो सकता है वो 1-2 साल बाद समझ में आए, है ना? ड्रॉप लेना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक ही बार में समझ जाओ तो ज्यादा फायदे में रहोगे। तो वो नल खोलेगा, फिर देखेगा ओ लैमिनार फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, फिर वो बढ़ाएगा, ओ टर्बुलेंट फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000। ऐसे फील लेता है फिजिक्स वाला। एरोप्लेन में उड़ता दोस्तों, एरोप्लेन इज फ्लाइंग, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ऐसे ऐसे हर चीज के बारे में वो सोचता है, और ये सोच ही बाकी सब्जेक्ट से फिजिक्स को अलग करता है। फिजिक्स का नाम क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल थिंग्स अराउंड अस, फिजिकल वर्ल्ड। पहला चैप्टर इसलिए बोलते हैं हम लोग। फिजिकल वर्ल्ड क्यों पढ़ाया जाता है? आप बहुत जगह देखेंगे कहीं नहीं पढ़ाया जाता, मैं फिर भी पढ़ाता हूँ। एग्जाम में कहीं नहीं आता, स्कूल में भी नहीं आता। स्कूल में कभी कभी पूछ देते हैं कि फंडामेंटल फोर्स क्या है, लेकिन कम से कम अगर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो कोई तो महत्व होगा। एनसीईआरटी लिखने वाले इतने लोग महान आत्मा लोग बैठे हैं, अलग बात है कि एक लाइन अलग लोग लिखा है, 50 लाइन 50 लोग लिखे हैं, लेकिन लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा ना। और मान लो पहली बार गलती हो गया होगा, तो 2005 से वही एनसीईआरटी चला रहा है, उससे पहले से भी चला रहा है। तो अगर गलती हो जाता तो काट नहीं देता वो चैप्टर, हटाओ, काय झूठ मूठ का 4 पन्ना जोड़ के रखा है, महत्व होगा तब तो। इसीलिए फिजिकल वर्ल्ड पढ़ाता हूं मैं, कम से कम आपको ये ज्ञान हो कि फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इसी इंट्रोडक्शन को बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। मैं एक शब्द यूज करता हूं, फिजिकल वर्ल्ड इज प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिजिक्स। आर्यभट्ट वर्ड था, समझिएगा अच्छे से। फिजिकल जैसे हमारा संविधान है ना, उसके पहले एक प्रीएम्बल लिखा हुआ है। हम लोग याद करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist, बोलते हैं ना। वो प्रीएम्बल क्या है? एक गोल बताता है हमें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें गोल क्या क्या है, क्या क्या बातें लिखी हुई है, उसका इंट्रोडक्शन है। वैसे ही फिजिकल वर्ल्ड में फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना। जो हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास में फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं,
जो लोग नहीं किए हैं वो करेंगे क्लास उसका। ये बातें समझ गए? तो ये कन्वेक्शन का थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था। आपको थ्योरी में समझ में आ रहा है कन्वेक्शन पक्का? तो मैंने आपको लिक्विड में भी सिखाया, बॉइलिंग ऑफ वाटर का हेल्प लेकर के, एयर में भी आपको समझाया। तो कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में होता है, ये बात तो आप समझ गए। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट है। अब एक मैं बात बताता हूं, कन्वेक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट जितना इजी है समझना, मैथमेटिकल पार्ट उतना ही कठिन लगता है बहुत लोगों को। तो मैथमेटिकल पार्ट को मैं एक आराम से समय लेके पढ़ाऊंगा अभी। आप लोग आराम से एकदम बेफिक्र होकर एक बात सुनिएगा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, कि मैथमेटिकल पार्ट में मुझे इंटीग्रेशन का यूज पड़ेगा। इंटीग्रेशन में भी बताते चलूंगा। शुरू में बच्चों को, क्लास 11 के बच्चों को, मेडिकल के बच्चों को थोड़ा डर लगता है इंटीग्रेशन वगैरह से। एकदम बिना तनाव लिए, बीच में अगर लगे तो 2 मिनट का मैं ब्रेक भी दे दूंगा। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके आराम से 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा और फिर यहां से आगे कन्वेक्शन पढ़िएगा, ठीक है? इसको लिखिए, फिर हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट पे डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इसके लिए तैयार होंगे। अगला 20-25 मिनट लगे, जितना टाइम लगे, अगला जो ये बोर्ड पूरा भरने वाले हैं, इसे कंटेंट को बहुत अच्छे से समझना है। एकदम कोई साइलेंस नहीं। जो वीडियो देख रहे होंगे वो ब्रेक ले चुके होंगे, उसके बाद इस चीज को एकदम प्यार से समझना है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और इससे हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। हर साल एक आध क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। ये आपके स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे में ये नहीं लिख रहा हूं कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता क्या है वो समझते हैं। जैसा कि न्यूटन बाबा के बारे में आप जानते होंगे कि पूरा फिजिक्स जो है, खास करके 11th का, उन्हीं का देन है। फिजिक्स में उन्होंने इतना रिसर्च किया, इतना स्टडी किया कि एक वक्त उनको लगने लगा कि फिजिक्स पढ़ने के लिए मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिकल टूल अवेलेबल नहीं है। इसलिए उन्होंने मैथमेटिक्स के एक नए ब्रांच कैलकुलस का आविष्कार कर दिया। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सारा चीज न्यूटन का आविष्कार किया हुआ है, न्यूटन का इन्वेंट किया हुआ है, सब कुछ उन्होंने बनाया है पूरा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन का एक स्टडी है कन्वेक्शन को लेकर के। न्यूटन ने स्टडी किया कि मान लीजिए, उन्होंने एक सिंपल केस, कन्वेक्शन बहुत डिस्कस, मतलब बहुत डिटेल स्टडी है। 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर बहुत डिटेल एक्सपेरिमेंट करना होता है। बहुत मुश्किल चीज है इसको पढ़ना, बहुत खतरनाक इक्वेशंस बनते हैं। आपको क्या पढ़ना है? आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक स्पेशल केस पढ़ना है। पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं पढ़ना, मतलब पूरा कन्वेक्शन नहीं पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है, जो कि एक स्पेशल केस है। एक ही स्पेशल केस पढ़ना है बस। इसमें क्या है कि मान लीजिए हम लोग नॉर्मली कॉफी चाय पीते हैं, अभी यहाँ कॉफी आई हुई थी, हम यहाँ कॉफी रखे थे, तो कॉफी का जो टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा पक्का। इस रूम का टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस कॉफी से हीट क्या होगा, इस रूम में जाएगा और इस गैसियस मॉलिक्यूल्स के थ्रू जा रहा होगा, तो कन्वेक्शन हो रहा होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिर्फ कन्वेक्शन हो रहा है, तो कहेंगे नहीं, सिर्फ कन्वेक्शन नहीं हो रहा, रेडिएशन भी हो रहा होगा, कुछ हीट बिना मॉलिक्यूल के भी लॉस हो रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। कंडक्शन भी हो रहा होगा, हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हीट लेके गया और वही मॉलिक्यूल पूरा नहीं पहुंचा, बीच में वो दूसरे से कोलाइड कर गया, तो फिर दूसरा वाला पहुंचाएगा। तो कंडक्शन जैसा होता है ना, मॉलिक्यूलर कोलिजन से जो होता है। तो सिर्फ कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सब भी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका अभी जो टेम्परेचर है वो θ0 है। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, θ0। अब लोग सबसे पहला सवाल तो ये पूछेंगे, सर आज तक टेम्परेचर को T से लिखते थे, आज आपको θ से लिखने का काहे मन कर रहा है? ऐसा क्या मतलब चमत्कार हो गया जो आप θ से लिखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे समय भी लिखेंगे, टाइम का भी महत्व होगा, टाइम का भी एक वो यूज करेंगे टर्म। तो टाइम को हम लोग किससे लिखेंगे, T से। तो कंफ्यूजन ना हो दो T से, इसलिए एक को हम θ से लिख देंगे टेम्परेचर को, और टाइम को T से। इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, θ0। जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर को हम लोग θs से लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, सराउंडिंग टेम्परेचर।
और एक बात बताइए, अगर ये जो कॉफी था, अगर मैं इसको नहीं पीता और यही रखा होता छोड़ देता, तो अभी तक तो ये ठंडा हो चुका होता। आप लोग को इसका हीट मिलता, आप लोग को बहुत गर्मी लगने लगता है इसकी वजह से? नहीं, सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं बढ़ गया होता? बढ़ता, लेकिन इतना नहीं बढ़ता कि हम लोग उसको महसूस कर पाते, है ना? मतलब ये कॉफी हीट लॉस किया, लेकिन सराउंडिंग के टेम्परेचर पे बहुत इफेक्ट नहीं। मतलब इस प्रोसेस में ये बॉडी हीट तो लॉस करेगा, लेकिन ये जो सराउंडिंग है इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट हीट करेंगे। क्या करेंगे? दूसरी बात कि ये जो थीटा एस होगा सराउंडिंग टेम्परेचर, वो थीटा नॉट से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा, तभी ये बॉडी हीट लॉस कर सकता है। अब देखिए, ये बॉडी हीट लॉस करेगा, लॉस करते करके फाइनल टेम्परेचर किसी इंस्टेंट पे इसका थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है? टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को लिखने का ना 2-3 तरीका है। न्यूटन ने पहला टर्म डिफाइन किया, रेट ऑफ कूलिंग। क्या डिफाइन किया? इसी को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। भाई कूलिंग कब होगा? जब टेम्परेचर घटेगा, तभी तो कूलिंग होगा। न्यूटन ने कहा कि देखिए, फिजिक्स में ना या कहीं भी जब भी रेट की बात करें, रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। रेट का मतलब क्या होता है? डी मतलब डिफरेंशिएशन। किसके साथ? टाइम के साथ। रेट का मतलब अगर कुछ ना कहे तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिख रहे हैं किसी भी इंस्टेंट पर, तो थीटा का टेम्परेचर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। और जब भी डिफरेंशिएशन लिखते हैं ना, तो अगर वो क्वांटिटी बढ़ रहा हो तो उसके डिफरेंशिएशन को, डेरिवेटिव को पॉजिटिव लिखते हैं, घट रहा हो तो नेगेटिव लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, तो डिक्रीज है, इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे? माइनस डी थीटा बाई डी। ये जो टर्म मैंने लिखा माइनस डी थीटा बाई डी टी, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग। तो जब भी अब वर्ड लिखा रहेगा रेट ऑफ कूलिंग, तो मैथमेटिकल उसका सिंबल क्या सोचिएगा? माइनस डी थीटा बाय डी टी। न्यूटन ने कहा कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉडी के टेम्परेचर किसी इंस्टेंट पे जो है, और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। रेट ऑफ कूलिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के। और न्यूटन ने एक बात और कह दी कि ये जो लॉ है, ये तभी वैलिड है जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो। डिफरेंस बहुत क्या हो? छोटा हो। और छोटा का क्या मतलब होगा? कितना छोटा होना चाहिए? लगा कि डिफरेंस जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 40 डिग्री सेल्सियस का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिखे रेट ऑफ कूलिंग का मतलब न्यूटन्स लॉ, यहां लिख रहा हूं मैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, आगे से हम लोग इसको एनएलसी लिखा करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को आगे से क्या लिखा करेंगे? एनएलसी। न्यूटन के बहुत सारे लॉ हैं, तो जब लॉज ऑफ मोशन लिखते हैं तो उसको एनएलएम बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कॉलिजन में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसको एनएलआर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो एनएलसी बोलते हैं। और एक और मिलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसको एनएलवी कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलते हैं हम लोग? एनएलसी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, व्हेन a body cools, when a body cools in its surrounding, then the rate of cooling, is directly proportional to temperature difference between body and surrounding. Temperature difference between body and surrounding, provided
दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, दिस डिफरेंस इज वेरी, और उसके बारे में उन्होंने कह दिया कितना तक डिफरेंस होना चाहिए, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब इस बात पे ये नहीं सोचना है कि सर ये कैसे आ गया, ये न्यूटन ने डिराइव किया, इसको स्टडी किया, फिर ये कहा। तो अब ये बात हमें याद रखना है, इस बात का मीनिंग समझना है, ये बात कैसे आया, इस बात पे जोर नहीं देना है, इसके आगे के बात पे जोर देना है। तो पहले हम लोग इस बात पे समझते हैं और अच्छे से थोड़ा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2 लेक्चर में पढ़ाता हूं, एक या आज और एक और लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें मैं एक एक बात को बहुत डिटेल में चर्चा करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि इससे सवाल कैसे बन सकता है। तो पहला सवाल तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, स्कूल में पूछेंगे ऐसे, या कभी खुदा न खास्ते स्टेटमेंट टाइप वाले सवाल में जेईई मेंस या नीट में पूछ दिए। लेकिन ऐसे इन जनरल सवाल कैसा बनता है वो पहले लोग समझते हैं। तो जनरल सवाल ऐसा बनता है, इसमें ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है, एचसी वर्मा में भी है, और जेईई मेंस और नीट में धूमधाम से बहुत बार पूछ चुके हैं। तो इस सवाल को समझ लीजिए पहले। तो ये सवाल एनसीईआरटी में भी है, और जैसे ही मैं लिख दूं एनसीईआरटी में है, इसका मतलब ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। जेईई मेंस में आ ही चुका है और नीट में भी आ ही चुका है। तो सोच सकते हैं इस सवाल की उपयोगिता क्या होगी और इंपॉर्टेंस कितना होगा। सवाल ये है कि अ बॉडी cools from 40 degree Celsius to 35 degree Celsius in 5 minutes in surrounding temperature of 20 degree Celsius. Find the time taken by it to cool from 35 degree Celsius to 30 degree Celsius. और अगर मैं यहां 4 ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन 5 मिनट, दूसरा ऑप्शन ग्रेटर देन 5 मिनट, तीसरा ऑप्शन लेस देन 5 मिनट, और चौथा ऑप्शन none of these। ठीक है, बाप रे सराउंडिंग बहुत आवाज हो रहा है, सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है, पता नहीं कैसा कैसा गाना बजाते हैं। तो अभी भले आप इसमें तुक्का ना मार सको, लेकिन तुक्का शब्द से आपको घृणा हो सकती है, अजीब लग सकता है। तुक्का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग माइंड से बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग, और वो इंटेलिजेंट गेसिंग होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, वो दिमाग में यहां सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, समझिए सवाल मेरा। पहले टेम्परेचर कहां से कहां आया, 40 से 35, 5 डिग्री सेल्सियस घटा, और घटने में कितना समय लगा, 5 मिनट लगा। 35 से 30 आने में कितना समय लगेगा, 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है कि 5 मिनट लगेगा, दूसरा हो सकता है 5 मिनट से ज्यादा लग जाए, तीसरा 5 मिनट से कम लगे, चौथा 5 मिनट से ज्यादा लगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, -5, 5 से कम। सही आंसर है कि 5 से ज्यादा लगेगा, 5 से ज्यादा लगेगा। अब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, फिर हम लोग इस बात को याद भी रखेंगे, और तब ये जो लॉ है ना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ये आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन के हेल्प से। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो यह मैं यहां से आंसर लिख रहा हूं, इस लॉ का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। यहां -d(θ/dt) इज प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वलिटी में बदलते हैं तो हम लोग स्मॉल के लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जब भी मैं स्मॉल के लिखूंगा तो इसमें ऐसे करके दूंगा, ठीक है। इस स्मॉल के का कोई नाम नहीं, पहला कांस्टेंट इसका कोई नाम नहीं, इस कांस्टेंट का कोई नाम नहीं। अभी तक जितना कांस्टेंट आपको मिलता है फिजिक्स में सबका नाम था, इस ये बेनाम आदमी है, ये बेनाम कांस्टेंट है। के लिख दिए θ-θs, और ये एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कहां मैं स्मॉल के लिख रहा हूं, कहां मैं कैपिटल के। मैं बोल बोल के थक जाता हूं, फिर भी कुछ ना ऐसे होते हैं जो कहीं स्मॉल के लिख कैपिटल के लिख दिए, कहीं के। इस टॉपिक में दोनों यूज होता है, स्मॉल के भी और
कैपिटल के भी, और थीटा भी और क्यू भी, थीटा भी और अभी तक मैंने कहीं क्यू चीज यूज नहीं किया। क्यू जब मैं लिखता हूं तो मैं इसे पूछ खींच देता हूं, थीटा मैंने कहीं पूछ खींचा देखिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्यू भी मिलेगा और थीटा भी मिलेगा, सिंबल्स में कंफ्यूज नहीं करना, और कहीं स्मॉल के मिलेगा कहीं कैपिटल के मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। वो आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन जब भी मिलेगा तो ध्यान रखना है। देखिए आगे, माइनस डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू स्मॉल के इनटू थीटा माइनस थीटा एक्स, ये इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन समझिए, मीनिंग समझिए। इस माइनस डी थीटा को हम लोग पढ़ते हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं? डिक्रीज इन टेम्परेचर। टीटी को बोलते हैं टाइम टेकन, टाइम के तो कांस्टेंट है, थीटा एस तो पता है सराउंडिंग टेम्परेचर, एंड व्हाट इज थीटा? टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। इनिशियल नहीं, इनिशियल को हम लोग किससे लिखते हैं? थीटा नॉट। थीटा क्या होता है? टेम्परेचर एट एनी इंस्टेंट। अब ये तो टेम्परेचर वैरी कर रहा होगा, टेम्परेचर सब जगह क्या हो रहा होगा? वैरी कर रहा होगा। इसको मैं एक रिप्रेजेंटेशन से सिखाता हूं, देखो यही इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। अभी हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये जो बॉडी है इसका अभी टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। 40 से घट करके 35 तक आने में T1 समय लगा, जो कि कितना है? 5 मिनट। 35 से 30 तक आने में कितना समय लगेगा? T2, यही मैंने आपसे पूछा। जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, जो कि कांस्टेंट है। अब मैं पहले इस वाले केस के लिए, ये जो पहला केस हुआ T1 वाले समय के लिए, ये लॉ लगाना चाह रहा हूं। थीटा होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, लेकिन उस बॉडी का टेम्परेचर तो पहले 40 था और फाइनली कितना हो गया? 25, और हर इंस्टेंट पे ये चेंज होते हुए आया है, हर इंस्टेंट पे क्या होते हुए आया है? तो न्यूटन ने कहा कि आप क्या कीजिए, जब ये चेंज सब छोटा छोटा हो, जो 40 डिग्री सेल्सियस तक है, तो आप इस थीटा को इस दौरान का एवरेज टेम्परेचर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एवरेज टेम्परेचर। क्या ले सकते हैं? और एवरेज टेम्परेचर किस दौरान का? जहां से जहां जा रहा है। कभी कहां से कहां जा रहा है? पहले केस में 40 से 35, तो इसके बीच का एवरेज कितना होगा? 42। वाह, ऐसे ही गधों को मैंने कहा था घोड़ा बंधने में बहुत समय लगता है। 40 से 35 का एवरेज 42 होता है यार। बहुत पाप किए हो तुम 10 साल जिंदगी के। कितना होता है 40 और 35 का एवरेज? 37.5। 100। बाप रे बाप, राउंड करके 100 तुम्हारा आ रहा है। क्या ऐड करके डिवाइड लेंगे 2 से। हाँ, ये बोले थे सम बोले थे आप, सम बोले थे। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। क्यों करेंगे भाई? 40 और 35 का एवरेज मतलब इनके बीच का, तो 35 और 40 के बीच में क्या होता है? 37.5, 37.5 ये होता ना? इतना क्या? तो ये वाला डेटा हम लोग यहाँ पुट करेंगे थीटा के जगह। सब डेटा पुट कर दीजिए। बताइए यहां से यहां कितना डिक्रीज हुआ टेम्परेचर का? 5। तो हम लोग लिखेंगे 5 बटा टाइम कितना लगा? T1, वो बाद में पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू K थीटा माइनस थीटा एस। थीटा कितना लिखेंगे? 37.5 माइनस 20, तो 17.5 हो गया। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बना। अब अगले क्वेश्चन में चलिए, यहां से यहां का थीटा क्या लिखेगा बताइए? 35 और 30 के बीच में 32.5 डिग्री सेल्सियस। अरे सब लोग बोलो भाई, होगा ना 32.5। अब लिखिए क्या इक्वेशन लिख रहा है? कितना घटा? 5। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही घटे, कितना भी दे सकते थे। आज घर जाके आप लोग इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी खोलिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक सवाल ऐसा ही दिखेगा। वहां पे टेम्परेचर चेंज यहां अलग है, यहां अलग है। मैंने 5 लिया है, ऐसे ही ले लिया, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मैं 35 से 29 में पूछ सकता था, तो कितना लेते फिर डिफरेंस? 6। 35 से 29 6 का लेते, ये कितना हो जाता? 6। अभी यहाँ 5 ही घट रहा है, तो 5 बाय टाइम T2 मैं पूछ रहा हूं इज इक्वल्स टू स्मॉल के इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, सॉरी इनटू थीटा। पहले थीटा कितना है? 32.5 माइनस 20, 12.5। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से। क्या कर दीजिए? तो 5 कटा, ये T2 सबसे ऊपर चला आएगा। T2 बाय T1 कितना होगा? K के गया, ये 175 बटा 12 मतलब 125। 25 से काटेंगे 7 बार में, ये 5 बार में,
कृपया अगर कैलकुलेशन ना समझ में आए तो ना पूछें हमसे कि सर ये कैसे कर दिए, खुद से करना, ठीक है। तो T2 कितना हो जाएगा 7/5 इंटू T1, और T1 कितना है 5 मिनट, तो T2 कितना होगा 7 मिनट। एग्जैक्ट आंसर तो ये होगा कि 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आपको पहले से कैसे पता था, क्या आपको याद था? याद तो था ही, अलग बात है। लेकिन देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड। तो जब शुरुआत था तब बॉडी और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या था? ज्यादा था। जब कुछ देर के बाद, पहले देखो 40 था और ये 20 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 20 का। इस रेट से हीट लॉस कर रहा होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब ये 35 पे पहुंचा तो अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहा 15, तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या हो गया होगा, घट गया होगा, क्योंकि डिफरेंस घट गया, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात को कैसे समझ सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है। बात जिंदगी में आपको ये सिखाएगा, जब आप यहाँ शुरू में आएंगे तो आपकी सीखने की इच्छा बहुत होगी। टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि नॉलेज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आप हर चीज सीखने का प्रयास करेंगे। धीरे 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 तुम्हारे पास नॉलेज बढ़ते जाएगा। एक समय आता है फिर लसरा भी होते जाता है बच्चा, नॉलेज का डिफरेंस कम रहा, फिर वो सीखने का टेंडेंसी भी, रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कभी कोई बच्चा छोड़ देता है, अब तो हमको सब आता है, और यहीं पे फिर उसका सिलेक्शन होना बंद हो जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिसके पास बहुत भगवान जी दिमाग दे के भेजे हैं, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद ये जो डिफरेंस है नॉलेज का वो घट जाता है उसमें, और फिर वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसा बिहेव करने लगता है, फिर उसमें समझ भी कम हो जाती है। और फिर धीरे धीरे ये याद रखें, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कॉफी ठंडा हो गया तो गर्म नहीं होगा, लेकिन बच्चा जो होता है ना, वो अगर सीखा है और फिर छोड़ दिया उसको, आप अगर ये सोचेंगे कि 5 महीना पढ़ लेते हैं फिर अपना रिवाइज करते रहेंगे, बहुत बुरा करना है। आखिरी दिन तक जब तक क्लास नहीं करोगे, आखिरी दिन, कल एग्जाम है, आज कहेंगे कि बच्चा अब डाउट हो गया, जाओ अब घर जाके पढ़ना, तब तक जो क्लास करता है उस बच्चे का सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आधे लोग तो इस कंपटीशन में, इस बैच में इतने बैठे हुए हो, वो कंपटीशन देने से पहले ही मत आ जाते, पहले ही कुछ कुछ ऐसा काम कर देंगे, कहीं अफेयर हो गया, तो कभी तबीयत खराब कर लिए, कभी घर में कुछ दिक्कत हो गया, कुछ भी हो सकता है, या कभी खुद में हिम्मत हार गए और क्लास होना बंद कर देते हैं, उसी से सिलेक्शन नहीं होता। तो अब ये समझ गए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये वाला सवाल समझ गए अच्छे से। आज मैं बस, मैंने कहा था आपको एक बोर्ड में भरूंगा, इतना बात समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं खत्म हुआ, अगले क्लास में मैं 2 बार ऐसे फिर पढ़ाऊंगा, फिर आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आएगा। आज का क्या काम है आपका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अच्छे से समझिएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो ही रहा है, देख लीजिएगा इसको फिर से एक बार, ये क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। और इसके जैसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, सब लोग अगली क्लास में एनसीईआरटी लेके आएंगे पार्ट 2 क्लास 11 का, और उसमें वो वाला एग्जांपल आज ही घर जाके कर लेना। कल के लिए सोचोगे तो कल जब बैठने पर होगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता नहीं क्या था भुला गए। फिजिक्स में क्लास 11 में इस बात का ध्यान रखना है कि समझ में सब आएगा। जिस दिन का होमवर्क हो उसी दिन कर लेना तो आपसे बनेगा, एक भी दिन छोड़े तो फिर नहीं बनेगा। So this sums up our discussion for today. Thank you for being with us. Have a great day.